तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट की। तो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो इसके बारे में देखेंगे। तो ये जारी करता है अंकटाग टाक यानी कि यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ये जो रिपोर्ट जो है वो अंकटाक जारी करता है। तो यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के द्वारा वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट जारी किया जाता है। दूसरी खबर है कि आर्मेनिया जो है वो उसने फ़लस्तीन को एक कंट्री के रूप में स्वीकार कर लिया है। आर्मेनिया जो है उसने कंट्री के रूप में नेशन के रूप में रिकॉग्नाइज कर लिया है। किसको? तो फ़लस्तीन को। आपको पता है कि इजराइल और फ़लस्तीन के बीच में अभी युद्ध चल रहा है। तीसरी खबर है कि इंडियन इसरो ने जो है वो पुष्पक पुष्पक रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल को तीसरी बार जो है वो लॉन्च किया है सक्सेसफुली। और ये जो अपने लक्ष्य के पास को लक्षित करते हुए अब ये पुनः आ गया है। तो ये रीयूजेबल व्हीकल है, यानी कि हम किसी भी रॉकेट से किसी भी सैटेलाइट को इसके द्वारा छोड़ के इसको फिर से हम यूज कर सकते हैं। चौथी खबर है कि जो केरला विधानसभा है उसने एक रिजोल्यूशन पास किया है जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के संदर्भ में है कि केरला जो है, केरला का जो नाम है केरला, उसको केरलम करने के लिए, केरलम वर्ड जो है वो मलयालम जो है भाषा है उससे आती है। तो केरला ने एक रेजोल्यूशन पास किया है कि केरला के नाम को बदल के केरलम किया जाए। चौथी खबर है कि श्रीनगर जो है वो चौथा कंट्री चौथा सिटी बन गया है जिसको वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी के रूप में वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया है। श्रीनगर जो है वो चौथा सिटी बन गया है जिसको वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी के रूप में वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया है। अब वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1964 में हुई थी और इसका जो हेड क्वार्टर है वो आपको न्यूयॉर्क में है। ठीक है, न्यूयॉर्क में है। इसके पहले वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी के रूप में आपको जयपुर एक नंबर पे था, मलापुरम दो पे था और मैसूर मैसूर जो था वो तीन पे था। और चौथा जो है वो श्रीनगर हो गया। पहला हो गया जयपुर, दूसरा मलमपुरम, तीसरा मैसूर और चौथा जो है वो श्रीनगर हो गया। और ये किसके द्वारा वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का दर्जा दिया गया है? तो वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल के द्वारा इसको रिकॉग्नाइज किया गया है। उसके बाद देखे जाए तो कोझिकोड जो है जो नॉर्थ केरला में पड़ता है, इसके कल्चरल हेरिटेज को देखते हुए यूनेस्को के द्वारा सिटी ऑफ लिटरेचर का दर्जा दिया गया है। यानी कि कोझिकोड को जो है सिटी ऑफ लिटरेचर का दर्जा दिया गया है। सिटी ऑफ लिटरेचर का दर्जा कोझिकोड को दिया गया है जो कि भारत की पहली सिटी है जिसको यूनेस्को के द्वारा सिटी ऑफ लिटरेचर का दर्जा दिया गया है। अगर मैं यूनेस्को की बात करूं तो यूनेस्को की स्थापना जो है वो 1945 में हुई थी यूएनओ के साथ। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपको है पेरिस में। ठीक है, पेरिस में है। अब बात करते हैं होपेक्स एक्सरसाइज की। ये ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि इंडियन एयरफोर्स और इजिप्टियन एयरफोर्स के बीच में की गई है। इंडियन एयरफोर्स और इजिप्टियन एयरफोर्स के बीच में की गई है। ठीक है, अगली बात की जाए तो पराग्वे जो है वो 100वां मेंबर बन गया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 100वां मेंबर बन गया है। अभी तक 119 देशों ने इस पे साइन किया है, लेकिन 100 देशों ने इसको रिकॉग्नाइज कर दिया है, यानी कि वो पूर्ण रूप से सदस्य बन गए हैं। और ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है वो भारत की पहल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के द्वारा इस पहल की शुरुआत घोषणा की गई थी 2015 में। इसका इसकी शुरुआत की गई थी और इसका जो हेड क्वार्टर है वो नई दिल्ली में है। ठीक है, तो पराग्वे जो है वो 100वां मेंबर बना है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। अगली खबर है कि लद्दाख जो है वो फुल फंक्शनल लिटरेसी
के अंदर आ गया है। एक योजना है उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। इसके तहत इस लद्दाख ने जो अचीव कर लिया है फुल्ली फंक्शनल लिटरेसी को अचीव कर लिया है। अगली खबर है कि वन हेल्थ इनिशिएटिव। वन हेल्थ इनिशिएटिव एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसमें सभी जीवों को शामिल किया करने का प्रयास किया गया, यानी कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है मानव को ही शामिल किया जाए। इसमें आपको जो है सस्टेनेबल बैलेंस को ऑप्टिमाइज किया गया है, जिसमें एनिमल पीपल एंड इकोसिस्टम को एक साथ डोमेस्टिक एनिमल वाइल्ड एनिमल प्लांट वाइडर इन्वायरमेंट को देखते हुए सबके हेल्थ को एक साथ हेल्थ की देखभाल करने के लिए एक इनिशिएटिव शुरू किया गया है जिसका नाम है वन हेल्थ इनिशिएटिव। अब उसके बाद देखा जाए तो वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2024 जो कि यूएन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम के द्वारा जारी किया जाता है। द फर्स्ट रिपोर्ट इसने जब प्रकाशित की थी वो वर्ष था 1997 और इसी वर्ष इसकी स्थापना भी की गई थी। यानी कि वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? यूएन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, जिसकी स्थापना 1997 में हुई थी और फर्स्ट रिपोर्ट इसने इसी वर्ष प्रकाशित की थी। द न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ये एक ज्वाइंट वेंचर है जो कि कमर्शियल स्पेस को देखता है। तो इसरो के अंडर ये काम करता है। लॉन्च ऑप्टिमस स्पेसक्राफ्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, तो इसने मैत्री मिशन के तहत ऑस्ट्रेलिया के मिशन को लॉन्च करने का काम करने के लिए ये ऑस्ट्रेलिया के मिशन को ये लॉन्च करेगा। जो मिशन का जो उद्देश्य है वो है आपको क्रिटिकली चैलेंज डेब्रिज मैनेजमेंट टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन सस्टेनेबिलिटी इन स्पेस, ये सारी चीज़ें हैं और ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिलेशन की नई मिसाल दिखेगा, यानी कि नई ऊंचाई को ले जाएगा। अब बात करते हैं कि गवर्नमेंट ने 2 पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है, पहले का नाम है भुवन पंचायत 4.0 पोर्टल, भुवन पंचायत 4.0 पोर्टल, और दूसरे का नाम है नेशनल डाटाबेस फॉर इमरजेंसी मैनेजमेंट 5.0। ये जो है आपको पता है कि भुवन जो है भारत सरकार का जियो सैटेलाइट है, मैपिंग सैटेलाइट है। तो ये क्या करेगा, लैंड रिकॉर्ड को, भुवन पंचायत जो है वो ग्रामीण स्तर पे जो भूमि है उनके लैंड रिकॉर्ड को जियो टैगिंग करेगा। और दूसरा है कि नेशनल डाटाबेस फॉर इमरजेंसी मैनेजमेंट, तो ये एक डाटाबेस जो बनाया जाएगा उसको मैनेज करने के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। अगली खबर है कि अभ्यास डिफेंस रिसर्च यानी कि डीआरडीओ ने एक अभ्यास जो है 6ठी बार जो है इसका सफल परीक्षण किया है। द हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट के तहत अभ्यास को डिजाइन किया है डीआरडीओ के एरोनॉटिकल डेवलपमेंट स्टैब्लिश्ड, जो कि बेंगलुरु में इस्टेब्लिश्ड है, एंड प्रोडक्शन एजेंसी इसमें है जो कि साथ दे रही है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। उसके साथ है आपको लॉर्सन एंड टोब्रो जो कंपनी है इसके द्वारा मिल के साथ में काम किया जा रहा है। अगली खबर है कि FATF म्यूचुअल इवोल्यूशन रिपोर्ट जारी करता है जिसमें उसने कहा है कि इंडिया ने आउटस्टैंडिंग आउटकम इन म्यूचुअल फंड इवोल्यूशन कंडक्टेड इन 2023-24। फाइनेंशियल स्कीम टास्क फोर्स ने कहा है कि भारत ने एक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिया है और इसने हाई लेवल ऑफ टेक्निकल कंप्लायंस को अचीव किया है। हाई लेवल ऑफ टेक्निकल कंप्लायंस को अचीव किया है। भारत का जो यूपीआई है, आरबीआई का जो इनिशिएटिव है वो जो है काफ़ी सकारात्मक है, जिसके वजह से ये FATF का
जो है रिपोर्ट में भारत की बात की गई है। FATF क्या है? तो वो एक टास्क फोर्स है जो कि ये देखता है कि किस कंट्री में पैसे को मनी लॉन्ड्रिंग के द्वारा ज़्यादा चलाया जाता है, टेररिज्म के खिलाफ पैसे का कितना उपयोग होता है, इन सभी चीज़ों को वो देखता है। ठीक है। अगली खबर है कि उत्तर प्रदेश जो है वो वर्ल्ड का पहला कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर बनाने जा रहा है, जो कि वल्चर और रेड हेडेड वल्चर के लिए होगा, जिसकी स्थापना जो है वो महाराजगंज में की जाएगी और इसका नाम रखा गया है जटायु, यानी कि जटायु। तो वर्ल्ड फर्स्ट कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर की स्थापना उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में हो रही है और जिसका नाम है जटायु कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर। ठीक है। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में एक और न्यूज है कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने एक एम्बिशियस प्लान को एस्टेब्लिश किया है, जिसको लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट में बायोप्लास्टिक पार्क के रूप में स्थापित किया जाएगा। बायोप्लास्टिक पार्क के रूप में स्थापित किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? लखीमपुर खीरी में। चाइना के चांग 6 स्पेसक्राफ्ट ने सक्सेसफुली जो है मून के बैक साइड पे, जो साउथ पोल का साइट है, वहाँ से जो है सक्सेसफुली अपने अर्थ पर आके अपना मिशन जो है वो कंप्लीट कर दिया है। ठीक है। और वहाँ से उसने मटेरियल लाया है जो कि जांच होगा और उसके संदर्भ में शोध किया जाएगा कि इस पे और क्या क्या चीज़ें हैं। अगली खबर है कि जो रेलवे के डायरेक्टर, RPF के जो डायरेक्टर हैं, जिनका नाम है मनोज यादव, उनके द्वारा एक ऐप लॉन्च किया गया है जिसका नाम है संज्ञान ऐप। ठीक है। और इसको डिजाइन किया गया है RPF टेक टीम के द्वारा। इसके द्वारा जो है भारत के जो 3 नए कानून लागू हुए हैं। पहला कानून है भारतीय न्याय संहिता, यानी कि BNS 2023, भारतीय नागरिक संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। तो ये ऐप क्या करेगा कि इस ऐप में आपको इन सारे जो कानून है, नए कानून जो पास किए गए हैं, उसके संदर्भ में सारी जानकारी यहाँ पे उपलब्ध हो जाएगी। इसके बाद अगली खबर है कि सेंट्रल रेलवे जो है उसने एक फ्लोटिंग सोलर प्लांट इंस्टॉल किया है, जो कि 10 केवी का है। फ्लोटिंग सोलर प्लांट स्टेब्लिश किया है जो कि 10 केवी का है और ये इस्टेब्लिश किया गया है इगतपुरी लेक के पास इस्टेब्लिश किया गया है। और ये इगतपुरी जो लेक है, इगतपुरी लेक जो है वो आपको वेस्टर्न घाट में पड़ेगा और ये रेलवे के द्वारा पहला कोई इनिशिएटिव है जो फ्लोटिंग सोलर प्लांट के संदर्भ में शुरू किया गया है। अगली खबर है कि पेंच टाइगर रिजर्व जो है महाराष्ट्र में, इन महाराष्ट्र हैज टेकन सिग्निफिकेंट स्टेप टू। तो पेंच टाइगर रिजर्व ने क्या किया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के का सिस्टम एक डेवलप किया है, जिसमें आपको फॉरेस्ट फायर डिटेक्शन के संदर्भ में उसको यूज किया जाएगा। यानी कि आग नहीं लगे, आग लग रही है तो उसके संदर्भ में अर्ली वार्निंग के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया जाएगा और ये करने वाला महाराष्ट्र का पेंच टाइगर रिजर्व है। याद रखिएगा कि पेंच टाइगर रिजर्व जो है वो महाराष्ट्र में है और इसने AI आर्टिफिशियल सिस्टम को डेवलप किया है। ठीक है। किसके लिए? तो फायर डिटेक्शन के लिए। और अगली खबर है कि इंडिया विल स्टार्ट ई मेडिकल वीजा फैसिलिटी। किसके लिए स्टार्ट करेगा? तो बांग्लादेशी नागरिकों के लिए। और इसके लिए भारत जो है अपना कंसुलेट सर्विस रंगपुर बांग्लादेश में खोलेगा, ताकि वहाँ के लोगों को आसानी से ई मेडिकल वीजा सुविधा उपलब्ध हो सके। अगली खबर है कि डेनमार्क जो है वो उसने कहा है कि हम एक टैक्स लगाएंगे जो लाइवहुड स्टॉक फार्मर्स हैं, यानी कि जो पशुपालन करते हैं, उनके ऊपर हम एक टैक्स लगाएंगे। और वो भी कब? तो 2030 से ये टैक्स लगाएंगे, अभी नहीं लगाएंगे, 2030 से इन्होंने बोला है कि हम लगाएंगे। ये पहला देश होगा जो कि पशुधन पे टैक्स लगाएगा।
और इनका जो टैक्स लगाने का उद्देश्य है उसमें इन्होंने कहा है कि हम मीथन इमिशन को कम करने के लिए इस टैक्स को लगा रहे हैं। जो गाय हैं, भेड़ है और जो पिग्स हैं, उनके द्वारा जो है ग्लोबल वार्मिंग में जो है बहुत सारा मीथेन उत्सर्जित किया जाता है, जो कि ग्लोबल वार्मिंग का एक कारण है। इसका जो डेनमार्क है उसने कहा है कि हम 70% जो अपना कार्बन है, ग्लोबल वार्मिंग का कार्बन फुटप्रिंट जो है उसको हम कम करेंगे और ग्रीन हाउस गैस इमिशन को 1990 के लेवल पे 2030 तक लाएंगे। ठीक है, 2030 तक लाएंगे। तो ये इन्होंने कहा है और 2030 से ये टैक्स भी लगाएंगे। कौन सा? तो डेनमार्क जो है वो लाइवली स्टॉक फार्मर के रूप में टैक्स लगाएंगे। अगली खबर है कि जापान जो है, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया एंड यूनाइटेड स्टेट जो है, इन 3 देशों ने एक ट्राइलेटरल एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज किया है जिसका नाम है फ्रीडम एज। अगर पूछा जाए कि फ्रीडम एज एक्सरसाइज किससे संबंधित है, तो ये एक्सरसाइज जो है वो यूएसए, जापान और रिपब्लिक ऑफ कोरिया के बीच में किया गया है। अगली खबर है कि गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन के दिन मिनी रत्न का स्टेटस मिला है। मिनी रत्न का स्टेटस मिला है यानी कि ये कंपनी जो है अब प्रॉफिटेबल कंपनी है और इसको मिनी रत्न के तहत फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगा, अपने डिसीजंस को खुद ले सकेंगे, मैनेजरियल फ्रीडम मिलेगा। और इसकी घोषणा जो है वो जितेंद्र सिंह के द्वारा की गई है। द सीएल ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम ए लॉस मेकिंग पीएसयू, ये पहले घाटे में थी, अब जो है इसने 58 करोड़ का प्रॉफिट अचीव किया है और इसी की वजह से इसको कुछ स्वायत्तता मिली है जिसको मिनी रत्न का दर्जा दिया है। तो 3 श्रेणियां होती हैं पीएसयू कंपनी की, एक मिनी रत्न, एक नवरत्न और एक महारत्न। ठीक है, तो इसको मिनी रत्न यानी कि सबसे नीचे वाला, उसके बाद नवरत्न, अगर ये और अच्छा काम करेगी तो इसको और फ्रीडम दिया जाएगा। इसका नाम क्या है? तो सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करें तो उसके अगली खबर क्या है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने टाटा सन्स के एक प्रपोजल को अप्रूवल दिया है। जो प्रपोजल था कि हम अयोध्या में म्यूजियम ऑफ टेम्पल बनाएंगे, म्यूजियम ऑफ टेम्पल बनाएंगे, जिसमें 650 करोड़ की लागत आएगी और ये पैसा जो है वो टोटली टाटा सन्स के द्वारा खर्चा की जाएगा। जो सीएसआर इनिशिएटिव होता है यानी कि कंपनी का सीएसआर इनिशिएटिव होता है उसके तहत इसको खर्चा किया जाता है। 2013 में जब कंपनी एक्ट में अमेंडमेंट हुआ था तो ये कंपलसरी कर दिया गया था कि जो हमारा कोई भी कंपनी है उसके प्रॉफिट के 2% उसको अपने सीएसआर में खर्च करना पड़ेगा। तो उसी के तहत 650 करोड़ का इन्वेस्टमेंट टाटा सन्स करेगी और एक म्यूजियम ऑफ टेम्पल का निर्माण अयोध्या में करेगी। अगली खबर है कि डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जिनका नाम है विक्रम मिस्त्री, इनको जो है भारत का अगला फॉरेन सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया गया है। अभी वर्तमान में जो है फॉरेन सेक्रेटरी कौन है? तो विनय मोहन क्वात्रा। विनय मोहन क्वात्रा जो है वो वर्तमान में फॉरेन सेक्रेटरी हैं और ये 15 जुलाई को रिटायर हो जाएंगे। तो 15 जुलाई के बाद विक्रम मिस्त्री जो है वो भारत के फॉरेन सेक्रेटरी होंगे। और विक्रम मिस्त्री इसके पहले जो है वो चाइना के भी एम्बेसडर, चाइना में भारत के एम्बेसडर रह चुके हैं, तो काफ़ी अच्छा। और ये अभी जो है वर्तमान में डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, एनएससी एडवाइज़र हैं। ठीक है, अगली खबर की बात की जाए तो जयपुर मिलिट्री स्टेशन जो है वो देश का दूसरा मिलिट्री स्टेशन बना है जिसने अपने एरिया में जितने भी रोड हैं उसको प्लास्टिक वेस्ट से बनाने का काम किया है। उसके बाद अगली खबर है कि यूनिवर्सल एआई यूनिवर्सिटी, इंडियाज पायोनियर
मतलब भारत का जो पहला यूनिवर्सल एआई यूनिवर्सिटी है जो कि महाराष्ट्र में है, उसके द्वारा साइमन मैक को वाइस चांसलर नियुक्त किया गया है, वाइस चांसलर नियुक्त किया गया है। और ये भारत में पहले ऐसे व्यक्ति हैं, विदेशी व्यक्ति हैं, जिनको वाइस चांसलर किसी भारतीय यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर नियुक्त किया गया है। अगली खबर है कि अरुंधति रॉय को पेन पिंटर पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है, अरुंधति रॉय को। ठीक है। अगली खबर है कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एक कैंपेन लॉन्च किया है जिसका नाम है OWOT, यानी कि वन वीक वन थीम। वन वीक वन थीम, इसका उद्देश्य यही है कि साइंस के क्षेत्र में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जितने भी भारत की विकास गाथा है, उसको सक्सेसफुल स्टोरी को एक सप्ताह में एक स्टोरी को एक थीम के रूप में अपनाते हुए उसको प्रसारित किया जाए। और इसके लिए इन्होंने वन वीक वन थीम कैंपेन को लॉन्च किया है। ठीक है। अगली खबर है कि हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री ने सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ इनिशिएटिव को लॉन्च किया है। और ये स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 के तहत इसकी शुरुआत की गई है, जो कि 1 जुलाई से 31 अगस्त 2024 तक चलेगा। 1 जुलाई से 31 अगस्त 2024 तक चलेगा। अगली खबर है कि वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे जो है वो 22 जून को मनाया जाता है, यानी कि 22 जून को मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? तो वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे। और 2024 का थीम है एम्पावरिंग द वर्ल्ड इन डिफेंस ऑफ आवर रेन फॉरेस्ट। अगली खबर है कि इंटरनेशनल ओलंपिक डे जो कि 23 जून को सेलिब्रेट किया जाता है, इसका थीम है 2024 का लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। अगली खबर है कि MSME डे जो है वो 27 जून को मनाया जाता है और इसका 2024 का थीम है लेवरेजिंग पावर एंड रिसाइलेंस ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम साइज इंटरप्राइज to accelerate sustainable development and eradicate poverty in times of multiple crises। तो ये था हमारा एक सप्ताह का डिस्कशन। अभी इस डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू।